अखिलेश यादव हरियाणा के नतीजों से डर गए हैं और अब कांग्रेस से भी उनको डर लग रहा है कि अगर कांग्रेस को साथ में ले लिया, पता चला कि हरियाणा वाला हाल यहां पर भी हो गया। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वी दिखाते हुए एक चित्र जारी करवाया था, और उसके बाद जो एरोगेंसी देखने को मिली इनकी जबान से भी, इनकी बॉडी से भी, बॉडी लैंग्वेज से भी, पार्लियामेंट के भीतर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, देश के भीतर भी, देश के बाहर भी, उससे संकेत किया जा रहे थे। ये खुद भी दावा कर रहे थे, मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है, बस खाली दर्शकों को मैं उनकी स्मृति ताजा कर देता हूं। ये कह रहे थे कि साहब हम तो जीत गए हैं और मोदी जी हार गए, और मोदी जी चूंकि बहुमत नहीं लाए हैं तो इसलिए नैतिक दृष्टि से उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ भी नहीं लेनी चाहिए। अरे भाई, मैं अपने प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं, 145 सीटें 2004 में कांग्रेस की आई थी, अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 138 आई थी, यानी दोनों के बीच में केवल 7 सीटों का फर्क था। तो 145 सीटें आपकी थी 2004 में, और आपने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। उनको नैतिक हक था प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन जिनकी 240 सीटें आई हैं 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी, उनको नैतिक हक नहीं है। फिर 2009 अडवाणी जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना फेस बनाया, वो चल नहीं पाए। एक तो वो जिन्ना प्रकरण और तमाम दूसरी चीज़ें जो हैं वो सब, ये और जिस तरह की राजनीति चल रही थी उसमें वो चल नहीं पाए साहब, और इनको 205 सीटें मिली। तो 205 ज़्यादा होती हैं या 240 सीटें ज़्यादा होती हैं? नहीं सर, तो 99 ज़्यादा होती है सर, 99 सबसे ज़्यादा होती है। तो मतलब बेशर्मी की इंतहा है कि आप किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और या तो आप खुद मूर्ख हैं अव्वल दर्जे के, या इस देश की जनता को आप मूर्ख समझते हैं, नासमझ समझते हैं। लोगों का आईक्यू लेवल कम से कम राहुल गांधी से तो बेहतर ही है। तो उनको पता है कि भाई 240 सीटें अगर नरेंद्र मोदी की आई हैं और 293 सीटें एनडीए की आ गई हैं, उनके सहयोगी दलों की आ गई हैं, तो फिर नैतिकता, अनैतिकता, सत्य, असत्य, ये सब, इसका मतलब क्या होता है? सरकार बनाने के लिए आपको 272 का अंक चाहिए, उनके पास तो 293 सांसद थे, और वो तो भी सर पोल अलायंस था, कोई बाद में वो सत्ता की मलाई चाटने के लिए इकट्ठे नहीं हुए थे इनकी तरह, पहले से अलायंस था सर। और ना इनके सांसद तोड़े उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बस सीधे राष्ट्रपति के यहाँ जाकर के अपना पूरी संख्या बताई कि साहब ये है, और ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है साहब, हमारा भी नहीं है। उन्होंने उनको शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया, उन्होंने शपथ ग्रहण की और हिस्ट्री क्रिएट हो गई। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन गए निरंतरता में, जो 1960-62 के बाद कभी नहीं हुआ, किसी मतलब देश में कभी नहीं हुआ कि तीसरी बार निरंतरता में कोई प्रधानमंत्री। लेकिन ये लोग पचाएं कैसे? तो अब जो एक्चुअल में लोगों को झटका लगा परिणाम देख करके कि भाई ये क्या हुआ, और लोगों को ये एहसास हुआ कि ये हमारी कमी की वजह से, गलती की वजह से हुए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की तरफ से तो कोई गलती हुई नहीं भाई पिछले 10 साल में। वो तो दिन रात एक किए हुए हैं देश के विकास के लिए, हर क्षेत्र के विकास के लिए, हर वर्ग का जीवन बेहतर हो इसके लिए। तो फिर हमारी तरफ से जो ये कमी रह गई है, अब हम इसकी भरपाई करेंगे। तो अब जो नतीजे आपने हरियाणा में देखे हैं, ये अब आप उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे, ये अब आप झारखंड में भी देखेंगे, और ये अब आप, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में भी देखेंगे, और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी आप निजाम बदलते हुए देखेंगे इस बार। पर सर, अब आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा के में कांग्रेस की ऐसी हार के बाद ये जो इंडी गठबंधन था, इसमें कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है? क्योंकि अगर हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करें सर, तो वहां पर भी तो कांग्रेस को ले दे के 6 सीटें आई हैं, 6 पर उनके मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। कश्मीर में भी देखिए ना क्या हुआ है,
जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर को रिजल्ट आ गए थे। 2 दिन तक कांग्रेस चुप्पी साधे बैठी रही। कल शाम तक भी इन्होंने समर्थन का पत्र अपनी तरफ से नहीं भेजा। कल शाम को उमर अब्दुल्ला ने कहा, कल बल्कि परसों शाम ही कह दिया था कि हम 24 घंटे का समय कांग्रेस को दे रहे हैं। इनका एटीट्यूड देखते हुए उन्होंने कहा था कि 24 घंटे का समय दे रहे हैं कि वो अपना समर्थन पत्र हमें दें ताकि हम उपराज्यपाल के पास जाकर के सरकार बनाने का दावा कर सकें, पेश कर सकें। 24 घंटे भी ख़त्म हो गए। तो उमर अब्दुल्ला ने ये बयान क्यों दिया? क्योंकि उनको लगा कि एमएलए हमारे पास आ रहे हैं, निर्दलीय आ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, हमें दिक्कत नहीं है, हम सरकार बना लेंगे। और वहाँ जितने एमएलए मतलब छोटे दलों के या निर्दलीय जीत करके आए हैं उसमें कोई दिक्कत है भी नहीं उनको। अब जाकर के पता लग रहा है कि साहब कांग्रेस अपना समर्थन पत्र देगी, लेकिन वो डिप्टी स्पीकर चाहती है, वो 2 कैबिनेट मंत्री चाहती है। मतलब सौदेबाजी कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला से बैठ करके। 6 सीटें जीतने वाले। हाँ, 6 सीटें जीतने वाले। मतलब 32 सीटें आपको लड़ने के लिए दी और आप केवल 6 सीटें निकाल करके ला रहे हो, 26 सीटों पर हार रहे हो। और यहाँ भी बेशर्मी के साथ आप विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी मांग रहे हैं, 2 कैबिनेट मंत्री भी मांग रहे हैं। तो देखिए, मुझे तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है जम्मू कश्मीर में, पर अभी इतनी जल्दी शायद ये लोग कोई गलत संदेश ना देना चाहें, क्योंकि अब आने वाले झारखंड में भी साथ ही रहना है, महाराष्ट्र में भी साथ ही रहना है। अलग अलग रहेंगे तो सबके सिर पीटेंगे इनके। तो इनको उम्मीद है कि जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में कम से कम लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस किया है, तो एक उम्मीद बन जाती है ना कि शायद विधानसभा में भी जनता वैसा ही रिएक्ट करेगी। पर चूँकि चीज़ें बदल गई हैं, लोगों की सोच बदल रही है, लोगों को प्रायश्चित है। वो प्रायश्चित हम अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं। हमने संजौली शिमला में देखा, हमने मंडी में देखा, हमने बिलासपुर में देखा, हमने अभी हरियाणा में देखा। तो हिंदू एकजुट हो रहा है और अब अलग तरीके से ही और आक्रामक तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ये रिएक्शन हमें महाराष्ट्र में भी दिखाई देगा और झारखंड में भी दिखाई देगा। सर, आप ये सोचिए कि इनकी तो नजरें श्री माता वैष्णो देवी सीट पर भी थी। इनको लग रहा था कि वहां पर भी शायद बीजेपी हार जाएगी, और फिर वो जो फैजाबाद की सीट को इन्होंने अयोध्या के साथ जोड़कर देखा, बद्रीनाथ में जो हुआ, उस तरह का प्रोपेगेंडा चलाने की पूरी तैयारी थी। लेकिन देखिए, वहां पर तो कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत ही जब्त हो गई। इस तरह से हिंदू एकजुट हुआ है, तो ये तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इनके लिए जा रहा है ना सर। लोगों के मन में आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको दुख है कि वो घरों से बाहर नहीं निकले या जातियों में बट गए, और उन्होंने मोदी सरकार के हाथ उतने मजबूत नहीं किए जितने उनको करने चाहिए थे। 6 एमएलए जो कांग्रेस के जीत के आए सारे के सारे मुसलमान हैं। हाँ, एक भी हिंदू नहीं जीता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि पूरे जम्मू रीजन में भी कांग्रेस किस तरह अलग थलग पड़ी है और एक्सपोज हुई है। और इस बात को तो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला समझ रहे होंगे ना कि हमने अगर इनको 32 सीटें दी थी लड़ने के लिए, और उनमें से भी अधिकांश इसी क्षेत्र में थी, जम्मू क्षेत्र में ही थी, तो ये तो मतलब हिंदू इनके साथ है ही नहीं, तो इनका अचार डालेंगे क्या आगे? तो जब ये हिंदुओं का रिप्रेजेंट, केवल 2 हिंदू एमएलए जीत करके आए हैं, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, एक नौशेरा से और एक रामबन से, बाकी तो उनके भी सारे मुस्लिम ही जीत करके आए हैं। ये तो अगर भारतीय जनता पार्टी के 29 ना होते तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में हिंदू जो है वो टॉर्च लेकर के देखना पड़ता कि कहाँ है। तो ये संकेतक हैं एक्चुअल में कि आगे की राजनीति किस तरह की होने वाली है। और जिस तरह के बयान अभी हाल में योगी आदित्यनाथ के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, संघ प्रमुख मोहन भागवत के आए हैं, ये भी अब शो करते हैं कि अभी तक जो नरेंद्र मोदी बोल नहीं रहे थे, हिंदुत्व पर नहीं बोल रहे थे,
मुस्लिमों पर नहीं बोल रहे थे, मुस्लिमों की जातियों पर नहीं बोल रहे थे, तो एक लिहाज था। पर जब सामने वाले लिहाज ही नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरा नग्न अवस्था में उतरने को तैयार हैं, और वो सबको दिखाई दे रहा है, इनकी नग्नता इनकी सबको दिखाई दे रही है, तो नरेंद्र मोदी को भी लगा कि हम कितना नुकसान उठाएंगे, तो इसलिए एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। तो अब उन्होंने भी एक्सपोज करना शुरू किया है, और इस चीज को सबने पसंद किया है। जो नरेंद्र मोदी का रुख अभी निकल करके सामने आया है, सब कह रहे हैं कि यही नरेंद्र मोदी चाहिए। सर, आपको बैक फुट पर बैठकर नहीं खेलना, आपको फ्रंट फुट पर आना ही पड़ेगा जब सामने वाले इतने निर्लज होकर तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। और अब तो अच्छा है सर, ये आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। कांग्रेस में कैसा घमासान मचा हुआ है, आप देखिए वो दरबारी पत्रकार कैसे कांग्रेस के नेताओं को ही बेनकाब कर रहे हैं, जो खुद माहौल बना रहे थे सर, ये कह कहकर योगेंद्र यादव की बातें याद दिला दिलाकर कि आंधी हवा नहीं आंधी चल रही है, कांग्रेस की आंधी नहीं सुनामी चल रही है। सर, इन्होंने तो माहौल बनाया, चने के झाड़ पर कांग्रेसियों को बैठा दिया, और जब वो गिर गए तो अब ये कह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल तो अपनी महिला दोस्तों को टिकट दे रहे थे। ये कोई और नहीं कह रहा है सर, इनके पसंदीदा इनके पत्रकार ही कह रहे हैं। अब सोचिए किस हद तक इस वक्त खलबली मची हुई है कांग्रेस के अंदर और उनके इकोसिस्टम के अंदर। मैं आपको सच बताऊं, ये जो पूरा इकोसिस्टम है और ये जो कांग्रेसी और वामपंथी पत्रकार हैं जो अपनी अपनी दुकानें खोले बैठे हैं, और कोई यूं यूं करके अपने प्रोग्राम शुरू करता है और कोई दूसरे तरीके से करता है, मैं इनके प्रोग्राम देखता ही नहीं। लेकिन इधर देख रहा हूं मौज लेने के लिए, मजे लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, टेंशन फ्री होने के लिए, क्योंकि इनको रोते हुए देख करके, छाती पीटते हुए देख करके मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। ये वो लोग थे, और वो अजीत अंजुम कैमरा लेकर के कहाँ कहाँ नहीं घूम रहा था, और उसके मुंह पर ही लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। कैसे आ रही है? उसका हर स्टेट में यही सवाल होता है। अगर कोई कह दे कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है, या मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, या योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, या बीजेपी के इस मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया, तो उसके मुंह में जो है वो कुनेन जो है वो घुल जाती है, उसके चेहरे के भाव देखने के लायक होते हैं। तो ये सारे के सारे, और ये तो राजदीप सरदेसाई तो पिछले 20-22 साल से मोदी जी की ऑब्ituary लिख रहे हैं, ले इस बार भी लिख रहे थे। सुबह 9 बजे 9:30 बजे तक जब कांग्रेस पार्टी को 76 सीटों पर दिखाया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी को 8 से 12 सीटों पर दिखाया जा रहा था, तो इन सब ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था स्टूडियो में। और वहां कांग्रेस मुख्यालय पर 24 अकबर रोड पर 2 ढोल वालों ने ढोल बजाने शुरू कर दिए थे। बैकग्राउंड में उनकी आवाज सुनाई पड़ रही थी, और कैमरों पर पवन खेड़ा कह रहे थे कि आप देखिएगा कि हमारी सीटें जो हैं वो 80 तक पहुंचेंगी। और जब पूछा गया कि इतनी जबरदस्त सफलता क्यों, बोला नहीं नहीं, अब लोग अब नरेंद्र मोदी से नफरत करने लगे हैं, घृणा करने लगे हैं, लोग कह रहे हैं कि हटा दो इस चेहरे को सामने से। तो इनके शुरू के बयान उठा करके देखिए। और उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो अपने उस पर तो चलाया था चैनल पर, वो दोनों ढोल वालों को इन्होंने कह दिया कि भैया तुम निकल लो पतली गली से, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है अब। तो उनको तो इन्होंने राम राम करके बाहर भेज दिया। और जो ये जलेबी वलेबी के ऑर्डर दिए होंगे, वो हलवाई भी कहीं ढूंढ रहे होंगे इनको कि साले कहाँ जो हैं छिप गए हैं। पहले तो ये कई कई जो है कुंटल जलेबी के ऑर्डर दे दिए और अब भाग गए। तो होश की दवा खानी चाहिए। और अगर आप अपने आप को पत्रकार कहते हो तो पत्रकार ही बने रहो। थोड़ा बहुत इधर उधर का फेवर तो चल जाता है, लेकिन आप एजेंडा सेट करके किसी के खिलाफ पूरी तरीके से पालेबंदी करके आप सामने वाले को बिल्कुल एकदम मच्छर समझने लगें, और जो एक्चुअल में मच्छर है उनको शेर बताना शुरू कर दें, तो ऐसे तो काम चलता नहीं ना। फिर यही हालात देखने को मिलते हैं जो इस समय हो रहा है। जिनका आप नाम ले रही हैं कि वो वेणुगोपाल की किसी महिला मित्र का जिक्र कर रहे हैं, किसी की क्या, वो तो कई महिला मित्रों का जिक्र कर रहे हैं कि उनको टिकट दिलाने में लगे हुए थे हरियाणा से। तो ये कोई नई बात तो है नहीं अंजू जी। मैं तो कांग्रेस कई साल कवर किया है, और मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों के, लेकिन वो इसी काम के लिए बदनाम थे। एक मध्य प्रदेश के नेता थे, एक महाराष्ट्र के नेता थे, महाराष्ट्र के बल्कि 2 नेता थे,
तो वो सब इन्हीं चीजों के लिए बदनाम थे, मतलब गलत कामों के लिए। तो कांग्रेस के भीतर भी सब जानते हैं, कांग्रेस को कवर करने वाले पत्रकार भी सब जानते हैं। और नारायण दत्त तिवारी तो राजभवन में ही पकड़े गए थे रंगरेलिया करते हुए, तो बाकी का तो आप बात ही क्या करिएगा। सर आप सोचिए कि उनकी कितनी सारी महिला नेताएं हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई हैं। फिर केरल में उनकी एक नेता थी जिन्होंने कास्टिंग काउच का आरोप लगाया था, सिमी रोजवेल, जिसको पार्टी से बाहर निकाल दिया इन्होंने। तो असम में क्या हुआ था, असम की एक महिला नेता थी एनएसयूआई की, उनके साथ क्या हुआ था, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है सर। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये डर के मारे खुद ही एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, किसी और को आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, अंदर से ही आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। इतने बौखला गए हैं ये हिंदुओं की एकजुटता से हरियाणा में, तो अच्छी बात है, खुद ब खुद एक्सपोज हो रहे हैं सर। और उधर अखिलेश यादव भी जेपी के नाम पर एक्सपोज हो रहे हैं, पता चल रहा है किस कदर डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कहीं हरियाणा का इतिहास यहाँ ना दोहराया जाए 10 उपचुनाव में। तो धीरे धीरे करके सर ये जो इंडी गठबंधन बना हुआ है, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये खुद ब खुद बिखर जाएंगे। और फिर काठ की हांडी जितनी बार चढ़ाएंगे बार बार थोड़ी चढ़ेगी, एक बार ही झूठ बोल सकते हैं, बार बार तो लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो इसलिए ये अच्छे तरीके से खुद ब खुद एक्सपोज हो रहे हैं सर।